वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। ये हमारा ईद डे स्पेशल है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा ईद जो है वो मुख्तलिफ है, आप ज़्यादा हम बाहर जा नहीं सकते, हम ज़्यादा लोगों को मिल नहीं सकते, तो इसलिए जो कोरोना की कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारी ईद ट्रांसमिशंस पे भी थोड़ी सी आ रही हैं। आई होप आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी, कोरोना के SOPs आप जो है वो फॉलो कर रहे होंगे और हमें TV पे देख भी रहे होंगे। आज आपके लिए जो हम गेस्ट लाए हैं उनको आप हमारे TV टॉक शोज़ में तो बहुत देखते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट लाइट आज हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं। फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं, साथ उनकी अहलियाँ हैं नजमा साहिबा, उनकी डॉटर इन लॉ हैं हूर, एंड वी ऑल्सो हैव हिज क्यूट लिटिल जो उनकी ग्रैंड डॉटर हैं मीरे भी हमारे साथ हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। ईद कैसी गुजर रही है सर? कितनी ईदी जो है वो अब तक दे चुके हैं? उसका तो हिसाब ही ना पूछें ईदी देने का हिसाब ना पूछें, बिकॉज जाहिर सी बात है वो एस्पेक्ट जो है ईदी देने का वो नहीं चेंज हुआ कोविड के आने से। हाँ। और ये दूसरी ईद है जो इस कोविड के दौरान आई है। पिछले साल भी आपको याद होगा, हालांकि पिछले साल इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन घबराहट ज़्यादा थी, बिकॉज फर्स्ट वो था कोविड के अंडर ईद थी, तो काफ़ी रेस्ट्रेंट था। अब ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है, तो वो उस हवाले से मिलना जुलना ज़्यादा है। एंड बट या ईदी का तो ना पूछें कि ज़ाहिर है आपकी बड़ी फैमिली होती है, हमारी बहुत माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ईदी तो देनी पड़ती है। ईदी देनी पड़ती तो मिली नहीं है कहीं से, अब वो मिलने वाले दिन तो चले गए, कोई देने वाला नहीं। वो तो बहुत अरसा गुजर चुका उसको, बहुत अरसा, अब तो याद भी नहीं रहा कि ईदी देने का वक्त था। ये तो मेरे साथ एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हुकूमत में था, 5 साल रहा, मिनिस्टर भी रहा, गवर्नर भी रहा, तो वहाँ से भी पैसे नहीं मिले तो सिर्फ जेब से निकलते ही हैं। सर मिनिस्ट्री वाली ईद तो मेरा ख्याल है ज़्यादा महंगी होती होगी, उनके ज़्यादा जो है घर वालों को भी देना है, मिनिस्ट्री में भी देना है, बड़ी महंगी ईद गुजरती होगी। वो महंगी गुजरती थी, बिल्कुल वो महंगी, और फिर आपके ज़ाहिर है जान पहचान भी ज़्यादा थी, बट नो कोई रिग्रेट्स नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ऑफ कोर्स नॉट। यही तो ब्यूटी होती है ईद की, देखिए ना, यही तो ब्यूटी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप मिलते हैं एक दूसरे से। मुझे आज तक नहीं समझ आई, बहुत से लोग आपको पता है कंप्लेन करते हैं कि ईद बड़ी बोरिंग होती है। मेरे तो ख्याल है ईद बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज एक तो छुट्टी का दिन होता है, तो वो तो स्टार्ट में ही एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि इट्स अ स्पेशल ओकेजन जब आप अपने फैमिली से और मिलते हैं, भाइयों से, उनके फैमिली से, बच्चों से, सबसे, और एक बड़ा अच्छा एक वो होता है। और ख़ास तौर पर छोटी ईद वो रमज़ान के बाद आती है। रमज़ान ज़ाहिर है एक पाकिस्तान में एक जिस तरह से मनाया जाता है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है, कल्चरल भी होता है, सोशल भी होता है। बिल्कुल कोविड की वजह से थोड़ा ख़राब उस तरह से हो गया शॉपिंग वॉपिंग के हवाले से, बट अदरवाइज नथिंग लाइक रमज़ान। नथिंग लाइक रमज़ान। नजमा साहिबा पे आती है। नजमा साहिबा किस हद तक ये ठीक कह रहे हैं? वाकई इन्होंने पैसे सारे जो हैं वो जेब खाली कर दी, और आपको कितने दिए हैं? कोई आपको भी दिया या इधर उधर बांट दिए, बाकियों को कुछ नहीं दिया? नहीं, ज़ुबैर को बहुत ज़्यादा ईदी देनी पड़ती है, और मैं तो खैर पूरे साल ही इनसे पैसे लेती रहती हूँ लेकिन ज़ुबैर ने एक रिवायत हमेशा रखी है कि मुझे हमेशा ईदी देते हैं। तो ईद पे कोई स्पेशल गिफ्ट भी लाते हैं या ईदी देते हैं? कि क्योंकि नॉर्मली जिस तरह होता है कि ख़वातीन को अपने जो हस्बैंड हैं उनका कभी अच्छा नहीं, ये कलर ठीक नहीं है, ये क्या ले आए, तो कहते हैं अच्छा पैसे ले लो बेहतर है। डज ज़ुबैर साहब गिव यू गिफ्ट्स या डज ही गिव यू मनी कि जो लेना है ले लो जाके? नहीं, ज़ुबैर को तो आती ही नहीं शॉपिंग करनी, वो तो बस पैसों पे बिलीव करते हैं, मेरे हाथ में पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि बस जो चाहिए जाके ले लो, जो चाहिए जाके। लेकिन मना कभी नहीं किया, मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट गोज नॉट जस्ट फॉर ईद मारिया, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी पर भी वही असूल है, कैश का या चेक देने का। तो इसका मतलब चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि कैश दे दे और जो लेना है जिसने वो ले ले। मैं हूर की तरफ आती हूँ। हूर, what kind of a father-in-law is ज़ुबैर साहब? Because obviously आज हम इनको बिल्कुल ही उसमें डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। ज़ुबैर साहब और नजमा साहिबा तो पहले TV पे आए हैं, but I don't think I've seen you on television before. What kind of a father-in-law is ज़ुबैर साहब? Papa is a delight, बिल्कुल एंजल हैं, he is very nice to me. अच्छा ज़ुबैर साहब, ये ईदी का कमाल तो नहीं है, या वाकई ये दिल से चीज़ निकल रही है, ईदी का कमाल है जो आपने हूर को दी है अभी थोड़ी देर पहले?
ये No, मेरा I'm telling you, day-to-day basis, he's a fantastic father-in-law. Alhamdulillah. जी हूर, बहुत सारे लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि कैसा लगता है पॉलिटिकल फैमिली की आप एक बहू हैं, कैसा आपकी ईद कैसी गुजरती है और कैसा लगता है पॉलिटिकल फैमिली में? बहुत ज़्यादा लोगों से जो है वो मेरा ख्याल है फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ लोगों से इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट लोगों से जो है मिलना जुलना मेरा ख्याल है ज़्यादा होता होगा। एक्सपोजर बहुत होता है हर किस्म के लोगों के साथ, एक्सपोजर बहुत होता है डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ, मीटिंग्स वगैरह बहुत होती हैं घर पे। पापा और हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं। हस्बैंड भी wants to come into politics now, ultimately he also wants to do this. He is in politics. Active politics, जिस तरह मतलब आगे जाके इलेक्शन कंटेस्ट करना और सारा वो जो भी है, that's in the offing as well. Yeah. Right. That's the plan, inshallah. That's the plan. नजमा साहिबा, आज क्या बनाया है आपने, क्या स्पेशल आज आपने बनाया है, और जुबैर साहब क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़ुबैर जो हैं वो ज़्यादा मेरे हाथ का ही खाना उनको पसंद है। मैं पूरे रमज़ान में ख़ुद खाना बनाती हूँ। वाह। तो ईद वाले दिन में खाना का ये है कि सुबह मेहमान ज़ाहिरा आ गए थे और रात में एक दिन पहले बना के रख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा कम बनाती हूँ क्योंकि मैं ईद पे थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज पूरा रमज़ान में खाना बनाती हूँ। कोई हेल्प नहीं करता? मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ। नहीं, हेल्पर तो बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो आपके अपने हाथ का जो जायका है वो ऑब्वियसली औरों के हाथ में तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो बच्चे भी और ज़ुबैर भी इनको पूरा सॉरी कंटिन्यू। जी वो मेरा मतलब है कि ज़ुबैर और बच्चे मेरे हाथ का स्पेशली रमज़ान में बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ठीक। ज़ुबैर साहब, क्या फेवरेट डिश आपकी क्या है जो आप रमज़ान में बहुत शौक से खाते हैं, ईद वाले दिन जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है? ईद वाले दिन तो बिल्कुल कोई फरमाइश नहीं होती है। रमज़ान में जाहिर सी बात है आप पूरा दिन रोज़ा रखते हैं तो आपको भूख भी होती है। एनीथिंग चिकन, आलू गोश्त, इस टाइप के खाने जो हैं दैट इज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी। इनफैक्ट मैं बाहर भी जब जाता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहा होता हूँ कि पाकिस्तानी खाना खाना है। तो आई हैव नेवर डेवलप टेस्ट फॉर, मैं खा लेता हूँ इटालियन और इंग्लिश और दूसरे खाने, बट अगर मेरे पास चॉइस हो तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी खाना। अच्छा ज़ुबैर साहब, आई वाज वाचिंग आपका एक इंटरव्यू भी कुछ हाल ही में इंटरव्यू आपका हुआ था, तो उसमें मैं देख रही थी, हम अपनी जब तैयारी कर रहे थे कि थोड़ा सा बिकॉज नजमा साहिबा का एक्सपोजर हमारा मीडिया की तरफ उस तरह नहीं है तो हम देख रहे थे, तो उसमें ये हमें पता चला आपकी शादी जो है वो गालिबन 6 महीने लेट हो गई थी, आप कहीं गायब हो गए थे। ये क्या स्टोरी है सर? नहीं, ये तो पता नहीं किसी और का देखा होगा, मैं तो 6 महीने लेट नहीं हुआ था शादी से। आई डोंट नो। नजमा साहिबा कहती हैं आप कहीं गायब हो गए थे बीच में। आप कहीं गायब हो गए थे बीच में, नजमा साहिबा का ये इंटरव्यू है। देखिए सर, मीडिया हर चीज पे देखता है। वो मुझे नहीं पता, इतना डीप जाके बातें पता चल गई हैं, बट नहीं कोई ऐसा सेंसेशनल कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। एक डेट सेट हुई थी उसके हिसाब से हुआ था। जाहिर है मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बिकॉज मैं उस ज़माने में जॉब भी कर रहा था और मैं अपने फाइनल ईयर में था IBA के। तो जाहिर सी बात है उस वजह से वो दैट हैड टू कम फर्स्ट कि मेरा जो MBA कंप्लीट होना जो है विद गुड ग्रेड्स, बिकॉज दैट वाज एसेंशियल। और फिर सुबह को अर्ली मॉर्निंग में निकलता था कुछ 7-1 बजे ऑफिस के लिए, और रात को वापस आना लेट नाइट, पढ़ाई और फिर रात को बैठ के पढ़ना। तो जाहिर है शादी आप उस सिचुएशन में तो नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वाई पॉसिबली। अच्छा, मैं फिर नजमा साहब से पूछ लूँ, मैंने तो उसमें यही, नजमा साहब कहती हैं कि वो आपने पूरा अपना वो नैरेट किया कि आपने पहले देखा, फिर आपने कहा फ़ोन डायरेक्टरी में से ढूंढे हैं कि कौन है, किसके घर है, क्या है, फिर अच्छा वो स्टोरी अलग है। वो स्टोरी वो अच्छा वो मैं बता देता हूँ। देखें उस वक्त व्हाट्सएप का तो ज़माना था नहीं और ना ही इंटरनेट होता था, तो और फ़ोन भी जो लैंडलाइन थी ना वो भी बड़ा प्रिविलेज होते थे कि पाकिस्तान में, ये तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ जब 90 में आए थे तो उसके बाद ये लैंडलाइन एक
नॉर्मल चीज़ हो गई है, हर एक अप्लाई करता था। पहले आप अप्लाई करते थे 6-6 साल 4-4 साल लग जाते थे लैंडलाइन लेने के लिए। तो अगर आपने किसी लड़की के साथ दोस्ती करनी है तो आप सोचे कि कितने बड़े मराइल होते थे। अब तो व्हाट्सएप पे ठग करके आपने मैसेज कर दिया। तो उस वक्त आपको नंबर कहाँ से लेंगे आप? तो नंबर लेंगे वो आप बाहर बोर्ड पर नाम लिखा होता था वालिद साहब का, और फिर एक डायरेक्टरी होती थी, उसमें जाके नाम से रिलेट करते थे नंबर, और फिर वहाँ से नंबर मिलता था, फिर आप फ़ोन करते थे। फिर ये भी नहीं पता कि उठाएगा कौन, बिकॉज आप जिसके लिए कर रहे हैं हो सकता है उसकी बड़ी बहन ने उठा लिया। ये आपके साथ हुआ वैसे? गलती से बड़ी बहन ने फ़ोन उठा लिया हो? ये हुआ आपके साथ गलती से बड़ी बहन ने शायद जी? फ़ोन ये उठा सब लिया? हुआ है जी, इस वजह से तो क्या था सब। नजमा साहिबा, ये बड़े इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है टाइम्स से कि बड़ी बहन ने फ़ोन उठा लिया, फिर बड़ी बहन ने जो है वो आपको बुलाया, या क्या ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। एक लाइटर साइड है आपकी मेरा ख्याल है, अगर बताना चाहें। इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। नहीं, मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं। वो जो आप 6 महीने वाली बात कह रही थी वो थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है। अच्छा। वो जो 6 महीने मैंने कहा था, वो ज़ुबैर ने मुझे जब फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था तो उसके बाद 6 महीने तक ज़ुबैर गायब हो गए थे। उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और फिर उसके 4 साल बाद हमारी शादी हुई। तो इसमें लेट होने का, शादी बिल्कुल लेट नहीं हुई थी, बिकॉज तो हम चाह रहे थे जितनी जल्दी हो। तो इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, that was, लेकिन ज़ाहिर मुश्किल था बहुत। जी बहुत ज़ाहिर मुश्किल था। ऑब्वियसली उस ज़माने में तो इतनी आसानी से पेरेंट्स मानते नहीं थे, बिकॉज स्पेशली बेटी के जो माँ बाप होते हैं उनके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चॉइस पे मेरे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप को आज, मतलब जब तक वो ज़िंदा थे, उन्हें बहुत फ़ख्र था इस पे। माशाल्लाह। हूर, आप इन दोनों को मतलब जो नज़र आता है, माशाल्लाह they've been married for 41 years, बड़ी कामयाब जो है वो शादी है। आपको इस कपल के बारे में what's the best thing that you like about the couple, about your mother-in-law and father-in-law? As a couple or individually? As a couple and then individually. As a couple, they have a lot of respect for each other. Yeah. And individually they both have a lot of traits that I love. वो ज़ुबैर साहब की अगर बात की जाए, what do you love about? Papa's very friendly, patient, calm. My mom-in-law is very loving, very giving, very compromising. Both have too many good things. Too many good things. ज़ुबैर साहब, क्या राज है? माशाल्लाह 41 क्या 81 ईयर्स भी आपकी शादी जो है चले, 100 साल चले। व्हाट्स द राज क्या है एक कामयाब शादी का? मेरा ख्याल है एक तो कामयाब शादी के पीछे जो आपका कैरियर है ना, वो कामयाब होना चाहिए, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। बिकॉज अगर आप शुरू करते हैं जिस तरह से हमारा बैकग्राउंड है, जैसे पाकिस्तानीज़ का होता है, स्क्रैच से आप स्टार्ट करते हैं एंड इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो आता है बहुत सी मेहनत के बाद, और वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें देखते हैं इम्प्रूव होते हुए, और फिर बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आई थिंक एज अ वाइफ, every wife should feel proud of her husband in terms of achievements, career achievements. That's the key thing. और वो वही चीज़ एक्साइटिंग रहती है, बिकॉज जिस तरह मैंने भी स्टार्ट किया, MBA किया, फिर उसके बाद IBM टेक्नोलॉजी जॉइंट जो है US वो ज्वाइन किया, फिर ज़ाहिर है वो आप उसमें मेहनत करते हैं, आपको तरक्की होती है। तो वाइफ के लिए ये एक कपल के लिए यही चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो जब आप नौकरी करते हैं तो बड़ा डिसिप्लिन होता है, अनलाइक मैनी अदर ट्रेड्स जिसमें कोई इतना डिसिप्लिन नहीं आता। तो फिर आप घर पर वो जो ऑफिस के बाद का टाइम होता है आप ज़्यादातर अपने घर पर स्पेंड करते हैं, और आप टाइम भी देते हैं अपनी फैमिली को, और अंडरस्टैंड करना चाहिए उनको, फैमिली को, कि जी ये एक्सपेक्टेशंस जो उनकी हैं दे हैव टू बी रीज़नेबल, और वो एक्सपेक्टेशंस आप बिल्टअप करते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, कि व्हाट इज़ रीज़नेबल, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
तो अल्लाह का शुक्र है मेरा कैरियर हैज़ बीन गुड इनफ टू कीप एवरीवन एक्साइटेड थ्रू आउट। और फिर पॉलिटिकल कैरियर ज्वाइन किया, पॉलिटिक्स में आया, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। तो यही है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज़ जो कामयाबी के लिए होती है कि आप अपनी बीवी के साथ उस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दें, जो वो कहती है बस मान जाएं। सो फार वो आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रही। बाकी आप हाँ में हाँ मिलाते जाएं। अगर वो खुश है उस बात से तो लेट हर बी हैप्पी अबाउट इट। एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, करें वही जो आपका दिल करे और हाँ में हाँ साथ साथ मिलाते जाएं। नहीं, रीजनेबल होना, जिस तरह रीजनेबल होना चाहिए इंसान को, हर रिलेशनशिप में रीजनेबल होना चाहिए। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ नेबर, एज अ कोलीग, अगर आप रीजनेबल होंगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नज़्म साहब, आपकी ज़िंदगी का, जैसे ज़ुबैर साहब भी बता, यहाँ एक ब्रेक ले लें मारिया, बिकॉज हमने थोड़ा सा चेंज करना है। जी सर, ब्रेक, ठीक है जी, ब्रेक ले सकते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ुबैर साहब और उनकी फैमिली के साथ जो है वो गपशप जारी है, ईद की हमारी ये ट्रांसमिशन। और इस वक्त हमें एहसन ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन कर लिया, जो कि ज़ुबैर साहब के जो बेटे हैं और यूथ विंग जो PMLN का है उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो एहसन साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you so much, Maria. It's a pleasure finally somehow being on your show. Thank you very much. एहसन साहब, ये बताइए, हम पहले पूछ रहे थे, अभी ज़ुबैर साहब से भी पूछ रहे थे, और ज़ुबैर साहब हमें जैसे आज नज़र आते हैं, वो ऑब्वियसली लोगों को तो जो ये आज की ज़ुबैर साहब है वो नज़र आते हैं, जो पीछे स्ट्रगल है उनकी वो नज़र नहीं आती। और जिस तरह वो बात अभी कर रहे थे कि एक आपने स्टार्ट करना, उसके बाद एक लेवल पे अपनी फैमिली को पहुँचाना, सारा कौन सा स्ट्रगल का ऐसा पीरियड है जो आपको याद है, जो आप समझते हैं, एंड देन यू नो यू रियली प्राउड ऑफ योर फादर फॉर दैट? I think the biggest proud moment for me जो मेरे लिए था, ख़ास तौर पे पापा के करियर के अंदर, वो था the day I was the one actually, मैं थोड़ा सा मीडिया के अंदर बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको पर्सनली, जिस दिन हम 25 जुलाई 2018 जिस दिन इलेक्शंस थे, तो मैं और ये दोनों इकट्ठे लाहौर में थे और हम अपने हेड ऑफिस PMLN के हेड ऑफिस में थे, और हम वहाँ से जब निकले तो मैंने कहा कि आई थिंक इट्स टाइम टू रिज़ाइन नाउ। तो इन्होंने ही ऑलवेज वांटेड टू, एंड मी एंड हिम, हमारी हमेशा से एक बात हुई थी कि जी अगर PMLN को नहीं कोई स्ट्रगल करना पड़ा और कोई भी किस्म की धांधली हुई तो ही सेड कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। अच्छा, कहते बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बात कही थी कि जी हम भी देंगे, बट जिस दिन फिर मैंने इनको कहा कि द फाइनल डे इज़ हेयर एंड आई थिंक रेजिग्नेशन आपको अब दे देना चाहिए, द वे ही हैप्पीली एग्रीड स्टेपिंग डाउन एज गवर्नर सिंध, इट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी। और मुझे ये था कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि इतनी बड़ी पोजीशन पे से उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना खुशी से हैप्पीली उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल सही बात है, इसमें यहाँ पे क्यों हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आज हमारी पार्टी की लीडरशिप भी मुश्किल वक्त में आ चुकी है, और हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो भी 2018 में हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, ऑब्वियसली वो ईद का शो है तो वो पॉलिटिकल हो जाता है, तो उसकी वजह से। बट जो मोमेंट मारिया था वो ये था कि द स्माइल दैट ही हैड ऑन हिज फेस व्हाइल गिविंग हिज रेजिग्नेशन, इट वाज ऑनेस्टली अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ अभी तक, बट इतने छोटे लेवल पे होते हुए भी मैं आज अगर मुझे इस पोजीशन से भी इस्तीफ़ा देना हो तो मैं आई थिंक 2-4 घंटे की सोच में तो एटलीस्ट जाऊँ, और आई वुड हैव टीयर्स इन माई आईज वाइल रिजाइनिंग, बट द स्माइल ऑन हिज फेस इज़ द बिगेस्ट प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली। नज़ीम साहब, आपके लिए बिकॉज जब आपकी शादी हुई तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ यू वर वेरी यंग, और आपने सारा वो ज़ुबैर साहब का जो करियर है वो आपके साथ ही चला है, ज़ुबैर साहब की सक्सेस सारी आपके साथ ही चली है। आपके लिए कौन सा सबसे प्राउड मोमेंट था इन योर मैरिटल लाइफ जहां आप समझती हैं कि यू नो यू रियली प्राउड ऑफ ज़ुबैर साहब? कौन सा ऐसा मोमेंट आपको याद है? मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ज़ुबैर ने मुझे हमेशा से हर मोमेंट पे प्राउड फील करवाया।
जिस दिन हमारा बेटा पैदा हुआ उस दिन ज़ुबैर का MBA कंप्लीट हुआ, ज़ुबैर ने IBM ज्वाइन किया, ज़ुबैर को प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिलती गई। और फिर मेरे लिए तो इतना प्राउड, मतलब मुझे हर दफ़ा जब भी ज़ुबैर ऑफिस से आते थे तो मैं ज़ुबैर की तरफ देखती थी और मुझे लगता था आज ये कहेंगे कि सैलरी बढ़ गई, आज प्रमोशन हो गई। तो मैं वो इतनी यूज्ड टू हो गई थी। और मतलब बहुत ज़्यादा ज़ुबैर का हर साल जिसे कहते हैं दिन मेरे लिए बड़ा प्राउड होता, मतलब मैं बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो। राइट ज़ुबैर साहब, अब आपको पता है जी और ऑब्वियसली जब गवर्नर बने तो और भी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। और जब इतने उससे फ़ख्र से रिज़ाइन किया तो वो और ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस वाली ईद ज़्यादा अच्छी थी या आज वाली ईद ज़्यादा अच्छी है? मेरा ख्याल है दोनों बहुत अच्छी हैं, क्योंकि घर का एक अपना मज़ा होता है, उसका अपना मज़ा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये था कि टाइम की बहुत पाबंदी थी कि आपको सुबह सवेरे उठ के तैयार होना और फिर लोगों से मिलना। घर में फिर भी आपको थोड़ा एक मिल जाता है टाइम कि आप अपनी मर्ज़ी से तैयार हो, अपनी मर्ज़ी से। मैं इसका जवाब दूं? जी सर प्लीज़। जी प्लीज़। मुझे लग रहा था अभी ज़ुबैर साहब ये कहेंगे कि मारिया आपने मुझे इस शो में क्यों बुलाया है, बाकी सारे बात कर रहे हैं, मेरी तो बारी आई नहीं रही, जैसे हस्बैंड मामूल आप करते हैं मेरे साथ। I'll be honest about it. गवर्नर हाउस की ईद बड़ा मज़ा आता था। जाहिर है वो पॉम्प एंड शो एंड एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि घर पर ईद मज़ेदार नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो एक जाहिर सी बात है, एक यूनिक ऑनर होता है और उसका अपना मज़ा होता है। अच्छा, मैं ज़रा नजमा साहिबा से एक चीज़ पूछूं। नजमा साहिबा, मेरे प्रोग्राम में तो जब भी ज़ुबैर साहब आते हैं ना तो हम हर दफ़ा एक तो मुझे थोड़ी सी डांट भी पिला देते हैं, फिर मेरा इनका रिश्ता इस तरह का है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, कई दफ़ा बोल भी पड़ती हूँ, और अक्सर इनका यही गिला होता है, नहीं आप ही बोले मैं नहीं बोल रहा, नहीं आप ही बोले मैं नहीं बोल रहा, मुझे आप टाइम नहीं दे रहे। तो ज़ुबैर साहब जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं? ये इनकी वैसे भी जो है वो एक इनका इसी तरह के घर में जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं? नहीं, जब से सियासत में आए मैंने नोट किया कि थोड़ा ना इनको बहुत ज़्यादा टाइम की पाबंद, खैर टाइम के पाबंद तो हमेशा से थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हें वो होता है कि अब मैंने नोट किया कि जब टॉक शो में होते हैं तो उस वक्त इनको जब बारी नहीं मिल रही होती तो हर दफ़ा ये कहते हैं मुझे तो आप मौका ही नहीं दे रहे। तो इस किस्म की चीज़, ये चेंज आया इनके अंदर। और थोड़ा बहस, मेरे साथ कभी बहस नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम बहस करनी शुरू कर दिया। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात फर्स्ट टाइम बहस करनी शुरू कर दी है? तो ये पॉलिटिक्स का एक डाउन साइड है। हेल्थी बहस। अच्छा बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी उसमें कोई लड़ाई या कुछ इस किस्म का कोई हादसा नहीं हुआ। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। अच्छा एहसन साहब, आप कभी टॉक शो देखते हैं ज़ुबैर साहब का और कहते हैं कि आज आपने ये क्या बात कर दी, या आज आप ये गुस्से में क्यों आ गई, या आपने क्या किया है? अक्सर जो मैं चीज़ फील करता हूँ, आपकी ये पहले वाली जो गुफ्तगू थी इसमें जब ये अक्सर कह रहे होते हैं कि जी मुझे मौका नहीं दिया, तो मैं इनको हमेशा ऐसा फील, मैं क्योंकि अक्सर देख रहा होता हूँ, और तो मैं इनको कहता हूँ कि वो आपको 3-4 दफ़ा, फॉर इंस्टेंस मारिया ने आपको ऑफ़र की थी कि आप बात करें, आपको वो ऑडियो जो है वो लेट पहुँच रही होती है, या क्या मसला होता है कि आप खामा में जो है वो किसी को सुना के आ जाते हैं जिनकी गलती भी नहीं होती। तो आप प्लीज़ अपने सामने जो है एक टीवी रखें और उस पर देखा करें कि वो आपको बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आप खामा में अक्सर जो है खामा में किसी को कह के आ जाते हैं कि यार ये आप मुझे मौका नहीं देते, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप PTI वालों को। आज भी मेरा ख्याल में मैं देख रहा था एक शो कर रहे थे तो उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा ऐसा नहीं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज जब हम रिपीट में जाते हैं ना, जब देखते हैं जाके, तो सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने लिया होता है। जी एग्जैक्टली सब ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ये मेरा ख्याल है, पता है ऐसा किसका, ये अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पर प्रोग्राम था वो मालिक का, तो वो उस दिन वो इशू हुआ था शहबाज शरीफ के जाने ना जाने का, और पहले शहजाद अकबर को लिया, फिर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को लिया, फिर चौधरी मंजूर से, और मैंने ज़ाहिर है प्रोटेस्ट तो रजिस्टर, मैंने कहा मैं क्या मेहमान अदाकार हूँ, इशू हमारे लीडर के है, सबसे डिस्कस कर लिया, मेरे से नहीं डिस्कस किया, मेरी बारी नहीं आई। और मारिया आपको पता है इस ट्रेड में आपको थोड़ा सा अपर हैंड भी दिखाना पड़ता है।
वरना तो आप जैसे एंकर्स तो मौका ही नहीं देंगी बात नहीं करने सर, मेरे साथ तो आप अक्सर अपर हैंड दिखाते हैं। मैं पहले तो कुछ बोलती नहीं थी, अब बोलना शुरू कर दिया। अब बोलती हूँ, पहले बोलती नहीं थी कि जुबैर साहब से रिश्ता है किस तरह का। लाइकवाइज सर, अब ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बड़ी शकील गुफ्तगू होगी, तो ज़रा इसको थोड़ी दोबारा ईद की तरफ लेके आएँ। इन्होंने एक रैपिड फायर का जो है वो सेगमेंट तैयार किया आपके लिए। अब वो पूछ रहे हैं जी, ये बताइए कि किसकी तकरीर जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? मैं समझा तीसरा आप कहेंगे इमरान खान, तो चॉइस आसान हो जाएगी मेरे लिए। मेरे ख्याल लास्ट 6-8 महीने अगर आप देखें तो मरियम नवाज हैज़ डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन पाकिस्तान, और जलसों में ख़ास तौर पर तकरीरें जो की हैं और उसकी वजह से इतना क्राउड्स आए हैं, तो या मरियम नवाज। ऐसे आई विल कम टू यू विद द सेम थिंग। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ साहब इज़ ऑब्वियसली अ विजनरी पर्सन जिनको मैं देख के बड़ा खुशी होती है, और दिल का चाहता है उनकी स्पीच सुनने का। एंड पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होने के बाद शहबाज साहब को फोकस करना शुरू किया क्योंकि हमारी पार्टी के लीडर हैं। बट मरियम नवाज वाज द रीज़न आई एम इनटू पॉलिटिक्स, एंड ये आप कह लें कि उनकी स्पीच ही मुझे अट्रैक्ट करके पॉलिटिक्स में, और उनकी जो मूवमेंट्स थी और जो उनका तरीका कार है सियासत का, वो चीज़ बेसिकली मुझे पुल करके पॉलिटिक्स के अंदर लेके आई है। वेरी डिप्लोमेटिक बट वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। जी नजमा साहिबा, ओवर टू यू नाउ। आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नजमा साहिबा, आप तो इसका मेरे ख्याल है बड़े आराम से जवाब दे सकती हैं, आपको पूरी तमीद नहीं बांधनी पड़ेगी। मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ या बिलावल साहब? मैं आपको बताऊं कि मुझे जब बिलावल बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट ऑब्वियसली मरियम नवाज़ ने तो सारा, जिसे कहते हैं ना कि हर जलसा वो जीत लेती हैं, मतलब इतना उसमें अच्छी उनकी तकरीर होती है, तो ऑब्वियसली मरियम नवाज़। अच्छा, ठीक जी। गुफ्तगू का बहुत मज़ा आ रहा है ज़ुबैर साहब के साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ुबैर साहब और उनकी फैमिली के साथ जो है वो गपशप जारी है। ज़ुबैर साहब, अगर कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो क्या करेंगे? बिजली चोरी, वाईफाई का पासवर्ड चोरी करेंगे या सिग्नल तोड़ेंगे? मेरा ख्याल वाईफाई का पासवर्ड सबसे, और मेरा ख्याल है उससे कोई खराबी है भी नहीं, मासूम चीज़ कोई नहीं है इसमें। मैं सिग्नल कभी नहीं तोड़ता। अच्छा। मैं कभी सिग्नल नहीं तोड़ता, कभी भी नहीं तोड़ा, रात के 3 बजे भी नहीं तोड़ूंगा। हाँ। और कराची में जब बहुत ही हालात ख़राब होते थे, कोई रुकता नहीं था रेड लाइट पर, उस ज़माने में नहीं तोड़ा, तो अब क्यों करूँगा? तो और उसको मिलेगा क्या? तो वाईफाई का तो ये है ना कि वाईफाई के बगैर तो आपका काम ही नहीं हो सकता। और आप स्पेशली आप सोचें कि आप एक नए शहर में या एक जगह गए हैं और पूरा दिन और रात है आपके पास, अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है, हाँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो जो भी करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ऐसे आप क्या समझते हैं, इसमें से कौन सी चीज़ ज़ुबैर साहब पिक करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड या कुछ और? नहीं, वाईफाई का ही करेंगे। अक्सर मतलब यकीन है मुझे कि सिग्नल ख़राब भी होगा, बट वो रेड पे फंसा हुआ होगा, बट उसमें 5-10 मिनट लगा देंगे, बट नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने उन्होंने। तो वो ये वाईफाई वाला जो है, आई एम श्योर सबसे हार्मलेस है, सबसे इस पे देर भी नहीं लगाएंगे आई थिंक चोरी करते हुए। जी ठीक। तो भाई साहब, मौला जट का सियासी रीमेक बना तो किस शख्सियत को बतौर हीरो कास्ट करेंगे? ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह या फवाद चौधरी? मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह कम्स क्लोजेस्ट टू दैट। राना सनाउल्लाह कम्स क्लोजेस्ट। तो उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़्यादा वो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप पीटीआई वालों से पूछें कि सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो वो राना सनाउल्लाह से ही लगता है। इस वजह से केस भी सबसे मुश्किल वाला उन पर ही बनाया था। ऐसे ना, आप किसको करेंगे इसमें कास्ट? मौला जट का अगर सियासी रीमेक हो तो किसको कास्ट करेंगे? वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब डेफिनेटली इसको, अगर उनको अच्छे तरीके से रोल दिया जाए
और उनको इसको जैसे इसका जो भी रोल होगा उसकी एक्ट अगर यकीनन सीख के आएँ, उसको गो थ्रू करके आएँ, तो ख्वाजा आसिफ आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से उसको पुल कर सकते हैं। उनमें वो है। और आपने माजी में जिस तरीके से उन्होंने नेशनल असम्बली के अंदर वो एक दफ़ा वो स्पीच भी की थी जिसमें कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो वो उनके अंदर एक है वो एक्ट जो वो मज़ेदार तरीके से चीज़ों को प्ले कर सकते हैं। वेरी विटी, एक्सट्रीमली विटी। नजमा साहिबा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो लेनी हो तो किससे लेंगी? आसिफ अली जरदारी, इसाक डार या असद उमर? आपने तो मतलब लड़ाई वाला करवाने वाला वो क्वेश्चन कर लिया। मेरा ख्याल है असद से ही लूँगी। जुबैर साहब एकदम से थोड़ा सा जरा ही रेज्ड हिज आईब्रोज, आप किससे लेंगे जुबैर साहब? इसाक डार, आई मीन ऑब्वियसली। मैंने जान के इसमें मिफ्ता इस्माइल नहीं रखे, मैंने कहा ना ही रखूं मिफ्ता इस्माइल साहब को इसमें। हाँ, वो एक शो में किसी ने मेरे से पूछा था ये ऐसे रैपिड फायर पे लाइटर उसमें कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा अच्छा था, मिफ्ता इस्माइल या इसाक डार। तो मैंने कहा मिफ्ता को तो मैं समझा लूँगा, इसलिए इसाक डार ज़्यादा अच्छे थे। मैं मारिया एक चीज़ क्लियर कर दूं प्लीज़। मैं ये कि असद से कहने का वजह ये है कि वो ज़ाहिरी बात है मुझसे छोटा है, घर का बच्चा है, तो ऑब्वियसली उसके साथ फ्रैंकनेस है, तो उससे मैं बता भी सकूंगी कि कितना पैसा है मेरे पास और कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी। और इसाक डार साहब से तो ज़ाहिर है इतनी फ्रैंकनेस नहीं है, वो तो ज़ुबैर कर सकते हैं और ऑब्वियसली, बट मेरे लिए तो अच्छा जी नजमा साहिबा, अगर किसी एक शख्सियत के साथ जुबैर साहब को डिनर करना पड़े तो किससे करेंगे? शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, इमरान खान या मीरा जी? मेरा ख्याल है मीरा के साथ करेंगे। मीरा के साथ जी मीरा के साथ करेंगे और बहुत शौक से जाएंगे। जुबैर साहब शौक से जाएंगे? सारा वक्त आप जी नहीं मैं आपको नहीं शौक में इस वजह से नहीं, मेरा मतलब है शौक से ये इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप सारा वक्त पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से हट के आपका दिल करता है, तो वो वैसे भी आपने चॉइसेस को इतनी ज़बरदस्त तो दी नहीं थी। अगर आप कहती कि जी लंदन के जो नए मेयर दोबारा इलेक्ट हुए हैं उनके साथ करेंगे या बोरिस जॉनसन के साथ या व्हाटएवर, तो शायद वो चॉइस थोड़ी सी आसान होती। यही तो आजमाइश है, लेकिन यहाँ तो चॉइस बड़ी आसान थी। यही तो आजमाइश है। ये तो आसान कर दिया था ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान कर दिया था। जी अच्छा, ऐसे किसको ईद मुबारक जुबैर साहब पहले कहेंगे, मरियम नवाज या असद उमर? मरियम नवाज को आई थिंक पहले कह देंगे क्योंकि ग्रुप्स में एक्टिव हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। असद चचा से ये है कि ऑब्वियसली पहले पॉलिटिक्स जब नहीं थे तो वो पहले कह देते थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सेम शहर में भी रहते थे, ईद भी इकट्ठी पढ़ते थे। ऐसे सब फैमिली ग्रुप में असद साहब भी तो होंगे, फैमिली ग्रुप्स भी तो होंगे। असद साहब बिल्कुल हैं उस फैमिली ग्रुप में, असद साहब बिल्कुल हैं, बट आई थिंक दोनों प्रायोरिटीज़ असद साहब और असद चचा और पापा जो प्रायोरिटीज़ देंगे, आई थिंक वो अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इस वजह से अपनी लीडरशिप को आई थिंक पहले ईद मुबारक करेंगे। अच्छा एहसन, ये प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो पीछे से शरारत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ज़रा पूछें एहसन साहब से कि असद साहब के साथ कौन सी ईद ज़्यादा यादगार है, जब वो वज़ीर बन गए या पहले वाले असद चाचा जो थे उनके साथ ईद ज़्यादा यादगार थी? मेरी सियासत से पहले उनके साथ ईद जो है काफ़ी यादगार थी, उसके बाद कुछ ऐसी यादें हैं नहीं जो आती हों, और उसमें अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक्चुअली एक तो अगर आप उसको देखें तो एक तो टाइम फ्रेम भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल लोगों का उनके पास आना, हमारा जाना, फिर ऑब्वियसली जब तक वो दादा थे तो वो उनके घर पे रहते थे तो हमारा आना जाना ज़्यादा था। उसके बाद ऑब्वियसली फिर पॉलिटिक्स में फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सीज़ फायर और वो सारी चीज़ें करते हुए वो ऑब्वियसली थिंग्स थोड़ा सा मैं तो घबराता हूँ। मैं कहता हूँ कि ईद पे ना ही मेरी मुलाकात हो सारों से तो अच्छा है, क्योंकि एक तो कोविड ने भी बचा लिया ना, अब आपको पता है कि अब जाना नहीं होता लोगों के पास, तो जी बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा नजमा साहिबा,
हाउ वेल डू यू नो योर स्पाउस, ये एक अगर हम गेम खेलें तो मुझे ये बताइए आप जुबैर साहब का फेवरेट कलर क्या है? ज़ुबैर का तो मेरा ख्याल है आप लोग भी ये बता सकते हैं। वो तो ज़ुबैर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की शर्ट्स पहनते हैं ट्राउज़र्स के साथ, और वाइट शर्ट, और शलवार कमीज़ में ब्लैक उनका फेवरेट है। जुबैर साहब सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा जुबैर साहब, नजमा साहिबा का क्या ना, ये एक्चुअली जी एक्चुअली जो IBM में एक अनरिटन एक रूल था, और जो कॉर्पोरेट उसमें होता है वाइट शर्ट या ब्लू शर्ट 90% ज़्यादा, सो यू लर्न फ्रॉम देयर, और फिर वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नजमा साहिबा का फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट तो कोई भी नहीं है, सारे ही मतलब ब्लू, रेड, येलो। नजमा साहिबा क्या है, जरा आज इनको बता दें, शायद अगली दफा याद रखेंगे। मैं वैसे ज़ुबैर को ब्लेम नहीं करूँगी इस पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट कलर्स पहनती हूँ, तो इसलिए ज़ुबैर ज़रा इसीलिए मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं। अच्छा चले, कोई ख़ास कलर मेरा फेवरेट नहीं है। चले, ज़ुबैर साहब का फेवरेट जो परफ्यूम कौन सा, फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? कलोन ज़ुबैर का फेवरेट परफ्यूम ये वो जी 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 इनका शनेल ब्लू लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट है इनका। और कोई भी बच्चा बाहर जा रहा होता है तो ख़ास तौर पे उससे कहते हैं कि ये लेके आना है आपने। राइट। तो नजमा साहिबा को कौन सा, ये तो परफ्यूम तो कोई तो होगा, ज़ुबैर साहब नजमा साहिबा को कौन सा परफ्यूम पसंद है? बड़े मुश्किल सवाल पूछ रही हैं। मेरे लिए अगर तो आप हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं तो मैं बता देता। चलिए, लेकिन ये मुश्किल, आई डोंट थिंक सो कोई एक फेवरेट है। मुख्तलिफ जो भी आ जाता है आई थिंक वो यूज़ करती है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई भी नहीं है। नजमा कोई है या सही कह रहे हैं? प्लीज डोंट बेल हिम आउट। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऊद और इस तरह के वो, मुझे हल्के किस्म के परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले पसंद हैं। तो ज़ुबैर यहाँ फंस गए, इन्होंने फंस गए यहाँ पे, किया कि मैं काफ़ी सालों से जी ज़ुबैर साहब यूर इन लक, क्योंकि हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, वरना और मेरे पास बहुत सवाल थे जो मैं इस तरह के आपसे पूछ सकती थी। बट इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड योर फैमिली, और ऑडियंस से भी आपको एक डिफरेंट जो है वो लाइट में जो है वो देखा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। ईद मुबारक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह।